हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आनंद और आप देख रहे हैं द कॉमर्स ट्यूटर। आज के इस वीडियो में हम अपने फाइनल अकाउंट्स का जो डिस्कशन कर रहे थे, वहाँ पर हम एडजस्टमेंट्स की बात कर रहे थे। तो डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए हम आज एडजस्टमेंट्स में जो बात करेंगे वो बात करेंगे डेप्रिसिएशन के बारे में। तो फाइनल अकाउंट्स के प्रॉब्लम में नीचे आपको डेप्रिसिएशन के बारे में बोला हुआ रहता है, ठीक है ना। और आपको मशीनरी या जो भी एसेट उसमें हो उसमें डेप्रिसिएशन लगाना पड़ता है। तो देखो, एक्चुअली जब आपको एडजस्टमेंट में डेप्रिसिएशन बोला हुआ है, इसका मतलब डेप्रिसिएशन जो है वो आपका बुक्स में अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ है। तो डेप्रिसिएशन की जर्नल एंट्री क्या होती है, आप सभी को पता होगा। डेप्रिसिएशन क्योंकि एक एक्सपेंस है, आप डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट करते हो, ठीक है। और जिस भी एसेट के ऊपर आप डेप्रिसिएशन लगा रहे हो, डेप्रिसिएशन लगाने के कारण उस एसेट की वैल्यू कम हो जाती है। तो जब एसेट की वैल्यू कम होती है तो हम एसेट को क्रेडिट करते हैं। तो टू एसेट अकाउंट जो है उसको आप क्रेडिट कर रहे होते हो, ठीक है ना। फिक्स्ड एसेट्स जनरली होते हैं। तो ये होता है जर्नल एंट्री। अब इसका इफेक्ट क्या होगा, देखो सिंपल से अगर आप सोचोगे तो ये जो एक्सपेंस है अपना डेप्रिसिएशन वाला, ये एक्सपेंस कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है ना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। और ये जो एसेट कम हो रहा है हमारा, ये बैलेंस शीट में जो आप एसेट लिखोगे, ट्रायल से आप फिगर लोगे एसेट का, बैलेंस शीट में लिखोगे एसेट साइड में, उससे माइनस करके आप दिखाओगे। तो देखो मैंने प्रॉपर नोट्स बना के रखे हैं आपके लिए, ये रहा ये डेप्रिसिएशन जर्नल एंट्री। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ये जर्नल एंट्री होनी है, ठीक है ना। ट्रीटमेंट इन फाइनल अकाउंट्स क्या होगा, देखो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये जो डेबिट साइड है इसमें डेप्रिसिएशन का फिगर आपको लिखना पड़ेगा, ओके। और ये जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में आप जब एसेट को दिखाते हो, एसेट साइड में उसकी फिगर ऐसे लिखते हो, उससे लेस करके आपको डेप्रिसिएशन दिखानी है और आउटर कॉलम में आपको फाइनल फिगर जो है डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद ये लिखना है। अब एक चीज समझो, अगर आपका डेप्रिसिएशन का फिगर ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ हो, मान लो कि डेप्रिसिएशन जो है वो आपके ट्रायल बैलेंस में ही बताया हुआ है, तो उसका मतलब ये एंट्री जो है ना, ये ऑलरेडी पास हो चुकी है। ये एंट्री ऑलरेडी पास हो जाने का मतलब क्या होगा, एसेट के वैल्यू में ऑलरेडी डेप्रिसिएशन का अमाउंट जो है वो एडजस्ट किया हुआ है या रिड्यूस किया हुआ है, ठीक है। तो उस केस में अगर डेप्रिसिएशन ट्रायल बैलेंस में सिर्फ दिया हुआ है, तो आपको सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में उसको पोस्ट कर देना है और कुछ नहीं करना, ठीक है ना। और कुछ नहीं करना। तो पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा अगर ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है। लेकिन अगर एडजस्टमेंट में दिया हुआ है तो इसका मतलब ये एंट्री आपको पास करनी पड़ेगी एडजस्टमेंट के थ्रू, ठीक है ना। तो ये एंट्री के कारण आपका डेप्रिसिएशन अकाउंट जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा और एसेट से माइनस होकर दिखेगा। ये तो हो गई पहली बात। अब देखो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। मान लो कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ है एडजस्टमेंट में, depreciation is to be provided at 10% पर एनम। अब ये जो पर एनम लिखा हुआ रहता है ना, PA, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा 10% पर एनम लिखा हुआ है और मान लो कि ये आपका क्या कहते हैं अकाउंटिंग पीरियड है, ठीक है। तो ये पीरियड कितने का है, पूरे 1 साल का, ठीक है ना। ये आपका 1 ईयर है। आपने मान लो कि यहाँ से 3 महीने पहले, यहाँ से 3 महीने पहले, ये 3 मंथ्स का पीरियड, यहाँ पर एक मशीन खरीदा, ठीक है। और आप इस डेट को मशीन की डेप्रिसिएशन लगा रहे हो, लास्ट डेट को, ओके। तो जब आप मशीन की डेप्रिसिएशन लगाओगे तो यहाँ पर बोला 10% पर एनम। 10% पर एनम मतलब 1 साल के लिए 10%। तो अगर क्वेश्चन में आपको बोला हुआ है कि मशीन की जो वैल्यू है वो मशीन आपने 3 महीने पहले खरीदी थी, तो अगर 31 मार्च को ये ईयर एंड हो रहा है, अगर ये डेट 31 मार्च है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ 31/3, तो ये कौन से डेट में आपने मशीन खरीदा होगा, ये होगा 1 जनवरी मान लो, ठीक है ना, 1 जनवरी को। तो आप डेप्रिसिएशन कैसे लगाओगे, मान लो ये मशीन अगर होती हमारी 1 लाख की, तो इस पे आप डेप्रिसिएशन कैसे लगाते, 10% इंटू 3/12 करते, यानी कि सिर्फ 3 महीने की डेप्रिसिएशन लगानी है, ठीक है ना। तो इसका जो भी वैल्यू आएगा वो उसका डेप्रिसिएशन होगा। तो एक बार देख लेते कितना वैल्यू आता है। 1 लाख का 10% 10,000 इंटू 3/12, ये आ गया अपना 2500 रुपया। 2,500 रुपये डिप्रिसिएशन लगाना है। तो ये पर एनम वर्ड जो है ये इंपॉर्टेंट है। अब कभी ऐसा हो सकता है कि आपको बता दिया हो कि डिप्रिसिएशन 10% लगानी है, पर ये पर एनम वर्ड नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। अगर पर एनम वर्ड नहीं है तो उस केस में आपको ये नहीं देखना है कि मशीन जो है वो कब खरीदी गई या कब नहीं खरीदी गई, उससे कोई मैटर नहीं है। अगर पर एनम नहीं है तो कोई भी प्रोपोर्शनेट डिप्रिसिएशन नहीं करना है। उस केस में अगर 3 महीने पहले भी खरीदा है तो सीधा 1 लाख पे 10% लगा देना, ठीक है। तो 10,000 आपका डिप्रिसिएशन आ जाएगा। ये दूसरी बात थी। तीसरी बात,
ऐसा आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मशीन इज परचेज ड्यूरिंग द ईयर, लेकिन परचेज का एक्चुअल डेट नहीं दिया हुआ, मतलब यहां पर मैं थोड़ा सा को चेंज करता हूं। ये जो परचेज किया आपने मशीन, ये आपको बोल दिया है कि आपने यहां पर बीच में कहीं भी एक मशीन परचेज किया, ठीक है ना, साल के बीच में परचेज मशीन, लेकिन इसका डेट नहीं दिया हुआ है। और डेप्रिसिएशन में पर एनम वर्ड लिखा हुआ है, डेप्रिसिएशन में क्या लिखा हुआ है, 10% पर एनम ऐसा लिखा हुआ है। अब आपको डेट तो नहीं पता कि किस दिन को खरीदा है, तो आप कितने पीरियड का डेप्रिसिएशन लोगे ये आपको नहीं पता। हो सकता है कि यहाँ पर 1 महीने बाद खरीदा हो तो हमको 11 महीने का डिप्रिसिएशन लेना पड़ेगा, हो सकता है कि 4 महीने बाद खरीदा हो तो हमको उस हिसाब से बाकी महीनों का डिप्रिसिएशन लेना पड़ेगा, 8 महीनों का डिप्रिसिएशन लेना पड़ेगा। तो अगर डेट नहीं मेंशन किया हुआ तो आप अज्यूम करोगे कि साल के बीच में खरीदा है, ठीक है, तो फिर आप सिर्फ 6 महीने का डिप्रिसिएशन लगाओगे, ठीक है। सिंपल सा ऐसा एजम्पशन हमारा चलता है। तो यहां पर मैंने वही चीजें नोट्स में लिखी हुई हैं, देखो, अगर डिप्रिसिएशन पर एनम दिया हुआ है और एसेट परचेज ड्यूरिंग द ईयर है तो प्रोवाइड प्रोपोर्शनेट डिप्रिसिएशन, जितने पीरियड के लिए एसेट को बिजनेस में यूज किया गया उतने पीरियड का डिप्रिसिएशन लगाना है। अगर डिप्रिसिएशन पर एनम दिया हुआ है, एसेट परचेज ड्यूरिंग द ईयर बट एक्चुअल डेट ऑफ परचेज नॉट गिवन, तो प्रोवाइड डिप्रिसिएशन फॉर 6 मंथ्स, ठीक है ना, हाफ ईयर मान के आप एवरेज में डिप्रिसिएशन लगा दोगे। उसके बाद डेप्रिसिएशन रेट इज गिवन बट पर एनम इज नॉट मेंशन्ड, तो डेप्रिसिएशन रेट जो है दिया हुआ है पर एनम जो है उसमें नहीं बताया हुआ है, तो आप फुल रेट पे लिख देना, क्योंकि पर एनम नहीं लिखा हुआ मतलब हमको प्रोपोर्शनेट करने की जरूरत नहीं है। ओके, अब दूसरा केस देखते हैं, एक नया केस है, जब एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अपना दिया हुआ रहता है या प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। इस चीज के बारे में वो लोग जानते होंगे जिन लोगों ने डिप्रिसिएशन का चैप्टर ऑलरेडी कर रखा है, लेकिन हम लोगों ने तो अभी तक डिप्रिसिएशन का चैप्टर किया नहीं है, तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक बार 1 मिनट मुझे टाइम देना, मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, नॉर्मल केस में हम डिप्रिसिएशन की अकाउंटिंग कैसे करते हैं, ये वाली जर्नल एंट्री पास करते हैं, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। इसमें क्या होता है कि आपका डिप्रिसिएशन एक खर्चा तो आप बुक कर रहे हो, साथ ही एसेट की वैल्यू भी आप लगातार कम करते जा रहे हो। लेकिन एक मेथड प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन वाला भी होता है। उसमें क्या जर्नल एंट्री होती है, उसमें डिप्रिसिएशन का अकाउंट हम डेबिट करते हैं, ठीक है, डिप्रिसिएशन अकाउंट को तो डेबिट करते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। टू एसेट अकाउंट नहीं करते, टू हम क्या करते हैं, एक प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट। अब जरा ध्यान देना स्क्रीन पे, मान लो कि एक हमारा एसेट है, ठीक है, मैं आपको ऐसे बना के दिखाता हूं। मान लो कि एक हमारा एसेट है जिसकी वैल्यू है 1,00,000 रुपए। अब ये नॉर्मल डिप्रिसिएशन के केस में हम क्या करते हैं, हर साल इसकी वैल्यू कम करते रहते हैं। मान लो कि सेकेंड ईयर में इसकी वैल्यू होगी 90,000, थर्ड ईयर में इसकी वैल्यू होगी 80,000, डिप्रिसिएशन लगा रहे हैं, एसेट की वैल्यू कम हो रही है, फोर्थ ईयर में इसकी वैल्यू होगी 70,000। ऐसा हमारा नॉर्मल केस में चलता है। लेकिन प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन वाले केस में ऐसा नहीं होता। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन वाले केस में हर साल एसेट की वैल्यू जो है वो 1,00,000 पर ही रहेगी, मतलब एसेट को आप हमेशा कॉस्ट पे दिखाओगे। ओके, ऐसे ही चलेगा। तो आप बोलोगे कि सर वियर एंड टीयर के साथ डिप्रिसिएशन जब लगेगा तो एसेट की वैल्यू तो कम होनी चाहिए, पर एसेट को अगर हमेशा हर साल हम कॉस्ट पे दिखाएं तो कैसे चलेगा। देखो, इसमें एसेट को आप हर साल कॉस्ट पे दिखाओगे, पर साथ ही साथ आप एक प्रोविजन अकाउंट क्रिएट करोगे। इधर एक प्रोविजन अकाउंट भी होता है, ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं इस साइड लिख लेता हूं। एक प्रोविजन अकाउंट भी होता है, उसमें क्या करोगे आप, पहले साल तो देखो जब एसेट खरीद के लाए तब तो कुछ बैलेंस नहीं रहेगा, ठीक है। अगले साल आपको यहाँ पर 10,000 का डिप्रिसिएशन प्रोविजन अकाउंट में चला जाएगा, प्रोविजन में जमा हो जाएगा। दूसरे साल यहाँ पर 20,000 का डिप्रिसिएशन जो है प्रोविजन में जमा हो जाएगा। तीसरे साल जो है यहाँ पर 30,000 का डिप्रिसिएशन जो है प्रोविजन अकाउंट में जमा हो जाएगा। तो क्या हो रहा है कि प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट में आप डिप्रिसिएशन हर साल जो लगा रहे हो उसको जमा करते चले जा रहे हो। कोई बिजनेस एंटिटी अगर प्रोविजन वाला मेथड फॉलो करता है तो आपको अगर एसेट की एक्चुअल वैल्यू जाननी है डिप्रिसिएशन घटा के, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एसेट के अकाउंट में तो उसकी कॉस्ट दिखेगी, वहां से प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन वाले अकाउंट में जो भी वैल्यू आएगी उसको माइनस अगर कर दोगे। देखो यहां पर मैं बताता हूं कि इन दोनों को, इससे इसको माइनस करोगे तो फर्स्ट साल में वैल्यू आपको दिखेगी 1,00,000, दूसरे साल में वैल्यू आपको दिखेगी 90,000, तीसरे साल में वैल्यू आपको दिखेगी 80,000 और चौथे साल में वैल्यू आपको दिखेगी 70,000। देखने का तरीका क्या है, इस मेथड में आपको देखने का तरीका यह है कि आप एसेट में जो वैल्यू दिखाई दे रही है वहां पर से प्रोविजन में जो वैल्यू आपको दिखाई दे रही है उसको माइनस करके देखो, तो आपको एसेट की नेट वैल्यू जो है वो दिखेगी।
और पहले मेथड में हम क्या करते हैं, डायरेक्ट एसेट की वैल्यू को ही कम करते रहते हैं डिप्रिसिएशन से। लेकिन दूसरे मेथड में हम ऐसा नहीं करते, हम एक प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं और उसमें जो है डिप्रिसिएशन का अमाउंट जो है जमा करते करते चलते हैं, ठीक है ना, एक्यूमुलेट करते हुए चलते हैं। तो उससे क्या होता है कि डिप्रिसिएशन का अमाउंट जो है वो इस अकाउंट में जमा होते रहता है और एसेट अपने फुल वैल्यू पे रहता है, ठीक है। बैलेंस शीट में आप कैसे दिखाते हो, यहां पर बैलेंस शीट में जब आप एसेट लिख रहे होते हो, एसेट जब लिखोगे आप 1 लाख का, मान लो कि प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन में अभी हमारा 30,000 रुपया बैलेंस है, तो आप यहां पर बैलेंस शीट में कैसे दिखाओगे, लेस प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, या सिर्फ डिप्रिसिएशन भी आप लिख सकते हो, जैसी आपकी मर्जी। यहां पर 30,000 करके आप आउटर कॉलम में सीधा दिखा दोगे 70,000। तो जो बैलेंस शीट देखेंगे उनको ठीक पता चल जाएगा कि एसेट जो है हमारा वो 70,000 का है, ठीक है। तो ये एक दूसरा सिस्टम है। अब इसका भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, मैंने एग्जाम्पल लिया है आपके साथ डिस्कस करने के लिए। इसमें क्या है, पहले पढ़ेंगे इसको। द फॉलोइंग आर द एक्सट्रैक्ट्स ऑफ ए ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2020। तो एक ट्रायल बैलेंस का एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस है 31 मार्च 2020 का। इसमें देखो वेजेस हैं 5,000, प्लांट एंड मशीनरी 80,000 है, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी क्रेडिट साइड में आ रहा है 30,000। यानी कि 80,000 का जो हमारा मशीन है ये कॉस्ट पे है और इस पे 30,000 रुपये डिप्रिसिएशन आज तक लगाया जा चुका है। आज तक मतलब इस अकाउंटिंग ईयर के खत्म होने से पहले तक, पिछले साल तक इतना डिप्रिसिएशन लगाया जा चुका है। ओके, अब क्या बोला, इस साल क्या करना है, प्रोवाइड डिप्रिसिएशन अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड आपको पता होगा, स्ट्रेट लाइन मेथड में हम क्या करते हैं, टोटल कॉस्ट प्राइस पे परसेंटेज लगाते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड में टोटल कॉस्ट प्राइस पे परसेंटेज लगाते हैं। अगर नहीं पता है तो डिप्रिसिएशन जब सिखाऊंगा ना तब बिल्कुल आराम से सीख जाओगे, अभी टेंशन मत लो। अभी बस इतना समझो, स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या है, टोटल कॉस्ट प्राइस पे हम ये परसेंटेज लगाएंगे। तो देखो ये बोल रहा है कि ये फाइनल अकाउंट्स में इसका क्या ट्रीटमेंट होगा। अब यहीं पर छोटा सा एक वर्किंग्स कर लेते हैं। देखो स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करने के लिए बोला है, मतलब इस कॉस्ट प्राइस पे डिप्रिसिएशन लगेगी। तो 80,000 का हमारा एसेट का ओरिजिनल कॉस्ट है, इस पे 10%, तो आ गया हमारा कितना, 8,000 का डिप्रिसिएशन। ऑलरेडी 30,000 का डिप्रिसिएशन इस पे लगा हुआ था, ठीक है ना। तो टोटल आज तक का डिप्रिसिएशन कितना हो गया, फिर इस ईयर के एंड तक का डिप्रिसिएशन हो जाएगा हमारा 38,000, ठीक है। अब देखो ये 30,000 तो पहले पीएल अकाउंट में बुक हो चुका, क्योंकि ये पुराने सालों का डिप्रिसिएशन है। करंट ईयर का डिप्रिसिएशन क्या है, 8,000, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी ये वाली, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। ये दिखाता हूं, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 8,000 टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन 8,000। यानी कि आप एसेट को क्रेडिट नहीं कर रहे, यहां पर आप एसेट की वैल्यू कम नहीं कर रहे, एसेट की वैल्यू 80,000 पे ही रहेगी। अब इसको दिखाते कैसे हैं बैलेंस शीट में, देखो ये जो 8,000 का आपने डिप्रिसिएशन लगाया है ये तो पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। ये वेजेस यहाँ पर एक एक्स्ट्रा दिया हुआ है 5,000 का, इसको इग्नोर करना अभी। वेजेस देखो ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इन लोगों ने 5,000 ले लिया है। पीएल अकाउंट को देखो आप, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देखो, यहां पर डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी देखो 8,000 इन लोगों ने लिया है, ठीक है ना। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, 8,000 इस साल का डिप्रिसिएशन था, स्ट्रेट लाइन मेथड पे लगाने के लिए बोला था। और बैलेंस शीट में देखो एसेट साइड जो है उसमें प्लांट एंड मशीनरी यहां पर देखो आपका 80,000 पे दिख रहा है, और यहां पर डिप्रिसिएशन कितना माइनस किया, 38,000, क्योंकि ये 80,000 हमारी ओरिजिनल कॉस्ट है। टोटल 30,000 तक का डिप्रिसिएशन हम पिछले साल तक लगा चुके हैं और इस साल 8,000 लगाया, तो टोटल 38,000 का डिप्रिसिएशन एंड डेट तक, यानी कि 31 मार्च 2020 तक का डिप्रिसिएशन 38,000 आ गया। ओके, तो 80,000 से 38,000 को माइनस करके दिखाओगे तो 42,000। अब यहां पर ये मत समझना कि एसेट की वैल्यू हमने कम करके 42 कर दी, बुक्स में आपका एसेट अभी भी 80,000 पे ही है, बुक्स में आपका डिप्रिसिएशन जो है वो हो गया 38,000। अब ये जो एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट है जिसमें 30,000 बैलेंस है वो अब 8,000 से बढ़ जाएगा, क्योंकि एंट्री जब आप कर रहे हो तो आप क्रेडिट में एसेट की वैल्यू नहीं डाल रहे हो, एसेट अकाउंट नहीं यूज कर रहे हो, आप प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट यूज कर रहे हो। तो ऑलरेडी 30,000 आपका प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन का क्रेडिट था ही, और 8,000 उसमें अगर चला जाएगा तो ये 38,000 का हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 38,000 का माइनस करेंगे, तो ये दिखाने का तरीका ऐसा है कि प्लांट एंड मशीनरी से डिप्रिसिएशन हम लेस करके दिखाते हैं, ठीक है। तो 42,000 जो है आउटर कॉलम में फिगर आ जाएगी, सिंपल। एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल 2। देखो यहां पर सारा डेटा सेम है, एवरी डेटा इज सेम, जस्ट बोला है कि रिटन डाउन वैल्यू मेथड के ऊपर आपको डिप्रिसिएशन लगानी है। अब रिटन डाउन वैल्यू में आपको पता है ना डिप्रिसिएशन कैसे लगती है, रिटन डाउन वैल्यू मेथड जो होता है इसको WDV मेथड बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि आपको कॉस्ट माइनस डिप्रिसिएशन जो आज तक आप लगा चुके हो
उस पे जो वैल्यू आएगी वो होता है हमारा रिटर्न डाउन वैल्यू, और इस पे हमको लगाना पड़ता है डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो हमारा कॉस्ट कितना है, देखो कॉस्ट है हमारा 80,000 का, और डेप्रिसिएशन पिछले साल तक हम कितने का लगा चुके, 30,000 का, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 80,000, और पिछले साल तक डेप्रिसिएशन लगा चुके हैं हम 30,000 का, तो अपना WDV कितना आ गया, 50,000। यानी कि आज के डेट में ओपनिंग जो हमारा एसेट का वैल्यू है, ठीक है ना, पिछले साल तक का डेप्रिसिएशन लगाने के बाद जो एसेट का हमारा वैल्यू है वो है 50,000। ओके, अब इस पे 10% रिटेन डाउन वैल्यू के हिसाब से 10% पर एनम बोला है। ठीक है, तो इस पे 10% अगर आप लगाओगे तो कितना आएगा, 5,000 आ जाएगा डेप्रिसिएशन आपका। ठीक है, 5,000 डिप्रिसिएशन आ गया। अब 5,000 डिप्रिसिएशन जो आया, ये इस साल का डिप्रिसिएशन है, ये कहाँ जाएगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। तो देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ये डेबिट साइड में यहाँ पर 5,000 एंटर्ड है। ठीक है, डिप्रिसिएशन बोल के। और अब हमारा टोटल डिप्रिसिएशन कितना हो गया, पहले का 30,000 था और अभी नया 5,000 लगा तो 35,000। तो यहाँ पर बैलेंस शीट में देखो प्लांट एंड मशीनरी का कॉस्ट 80,000 और डिप्रिसिएशन लेस किया है 35,000, तो आउटर कॉलम में आ गया 45,000। ठीक है ना, तो डिफरेंस यहाँ पर सिर्फ मेथड का है। यहाँ पर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड बोला है। रिटर्न डाउन वैल्यू मतलब कॉस्ट माइनस आपकी जो भी डेप्रिसिएशन आज तक हम लगा चुके, उस कॉस्ट पे आपको डेप्रिसिएशन लगानी। ठीक है ना, तो ये तो हो गया हमारा डेप्रिसिएशन का डिस्कशन।